बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर जो है ये बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन्स पर है। कल हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर के हवाले से कि प्रोटीन्स की जो 4 लेवल स्ट्रक्चर है वो कैसे होती है और उनमें क्या क्या बॉन्डिंग्स वगैरह मौजूद हो सकती हैं। तो आज हम बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले प्रोटीन्स के जो डिफरेंट इम्पोर्टेंट रोल्स हैं उनकी एक लिस्ट यहाँ पे दी गई है, आप देख सकते हैं। प्रोटीन एज स्ट्रक्चरल मटेरियल, एनर्जी सोर्स, डिफेंस ऑफ बॉडी, डाइटरी प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, फूड रिजर्व, contractility, exchange of gases, homeostatic control, blood clotting, hereditary transmission and chromosomes movement। ये 13 जो है इम्पोर्टेंट रोल्स हैं प्रोटीन्स के, जो कि बॉडी के अंदर प्ले कर रही होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के। तो बारी बारी इनको हम जो है रीड आउट करते हैं। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट 7 प्रॉपर्टीज़ को, मज़ीद फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोटीन्स एज स्ट्रक्चरल मटेरियल्स। सो प्रोटीन्स आर द स्ट्रक्चरल मटेरियल फॉर द प्लांट एंड एनिमल। स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए प्रोटीन्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। ये स्ट्रक्चरल मटेरियल हैं प्लांट सेल्स में भी, एनिमल्स में भी। ना सिर्फ सेल्स में बल्कि जितने भी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं उसमें लाजमी तौर पे प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। और बेसिकली जो सेल्स हैं, इन्हीं सेल्स से मिलकर ही तो तमाम ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल, एज वेल एज फंक्शनल यूनिट आल्सो। तो प्रोटीन्स जो हैं ये सेल कंपोनेंट का भी बहुत लाजमी हिस्सा है। और अगर हम ड्राई वेट करें एक प्लांट या एनिमल सेल का, तो प्रोटीन्स जो हैं ये मेजर पार्ट उसका होती हैं। यानी वाटर कंटेंट को अगर हम रिमूव कर दें तो प्रोटीन्स जो हैं ये मेजर पार्ट होती हैं। ज़्यादातर हिस्सा इन प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होगा प्लांट्स का। तो प्लांट्स में हमारे पास 2 तरह की चीज़ें आ सकती हैं। एक आपके पास होता है प्रोटोप्लाज्म और एक आपके पास होता है प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट में क्या डिफरेंस है? प्रोटोप्लाज्म जो, जैसे कि आप इस वाली डायग्राम में देख सकते हैं, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये दोनों शामिल हो के प्रोटोप्लाज्म का बेसिक हिस्सा बनाते हैं। यानी अगर आप एक सेल में से सिर्फ उसकी सेल मेम्ब्रेन को निकाल दें तो बाकी हिस्सा आपका प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। वैक्यूल भी उसके अंदर आ जाया करते हैं। जबकि प्रोटोप्लास्ट के अंदर सेल मेम्ब्रेन भी शामिल होती हैं। और प्रोटीन्स जो है वो प्रोटोप्लाज्म का भी हिस्सा है, वो सेल मेम्ब्रेन का भी हिस्सा है। प्रोटोप्लाज्म में जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर बहुत सी प्रोटीन्स होती हैं। राइबोसोम्स जो कि एक ऑर्गेनेल है वो बजाते खुद प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होता है और उसका काम भी यही है कि उसने प्रोटीन्स बनानी है। सिमिलरली न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। और जब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये आप इस वाली डायग्राम में देख सकते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक कि एक लिपिड बायलेयर होता है जिसमें प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल एम्बेडेड होते हैं। वो आमतौर पे सिंपल नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होती हैं। तो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में भी लाजमी तौर पे रोल प्ले कर रही हैं ये प्रोटीन्स, और यहाँ पर भी ये लाजमी तौर पे रोल प्ले करती हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर। यानी स्ट्रक्चरल मटेरियल के तौर पे प्रोटीन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं एनर्जी सोर्स।
प्रोटीन्स जो हैं ये बहुत अच्छा एनर्जी सोर्स भी हैं हमारे पास। सो प्रोटीन्स प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी। Protein is break down into amino acid during digestion and deamination of these amino acid take place। तो सबसे पहले जब हम प्रोटीन वाली फूड को इनटेक करते हैं तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाती हैं उनकी। प्रोटीन बना किससे है? अमाइनो एसिड से। ब्रेक डाउन के बाद क्या इससे मिलता है? ब्रेक डाउन के बाद इससे आपको डिफरेंट अमाइनो एसिड्स ही मिलते हैं डाइजेशन के प्रोसेस से। फिर उनकी डीअमाइनेशन होगी और अमोनिया रिलीज होता है और डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं। जो डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं इन अमाइनो एसिड से वो रेस्पिरेटरी पाथवे जो कि ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल है उसमें डिफरेंट पॉइंट्स पे जाके एंटर होता है। जैसा कि ये इस वाली डायग्राम में आप देख सकेंगे ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के नाम है ल्यूसीन, लाइसिन, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, आर्जिनिन है, प्रोलीन है, हिस्टीडीन है। और एक मैकेनिज्म को शो किया जा रहा है कि कौन से अमाइनो एसिड्स कहां पर एंटर करते हैं क्रेब्स साइकिल में। तो जब हम प्रोटीन की ब्रेकडाउन होगी, डाइजेशन होगी, तो प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा अमाइनो एसिड्स में। अमाइनो एसिड्स की ब्रेकडाउन होगी और वो जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी पाथवे है ग्लाइकोलाइसिस में या क्रेब्स साइकिल में वो डिफरेंट पॉइंट्स पे एंटर करती हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं ल्यूसीन वगैरह ये एसीटो एसीटेट में कन्वर्ट होंगी जो कि बाद में एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाएगा और जो कि जो है ग्लाइकोलाइसिस के उसके अंदर यूज हो जाएगा। सिमिलरली आर्जिनिन है, प्रोलीन है, हिस्टीडीन है, ग्लूटामीन है, ये पहले ग्लूटामेट में कन्वर्ट होंगे और फिर इस अल्फा कीटो ग्लूटारेट वाले पाथवे से एंटर करेंगे। तो डिफरेंट अमाइनो एसिड डिफरेंट पाथवे से एंटर करते हैं। एट द एंड उनका मकसद एनर्जी देना ही है। तो एनर्जी सोर्स हैं प्रोटीन्स हमारे लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन को देखें तो वो है डिफेंस ऑफ बॉडी। बॉडी के डिफेंस में भी प्रोटीन्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वो किस तरह? वो इस तरह के प्रोटीन्स जो हैं ये बहुत सी एंटीबॉडीज बनाती हैं। सो प्रोटीन्स आर यूज्ड अगेंस्ट डिजीज इन हायर एनिमल्स। हायर एनिमल्स में डिजीज के अगेंस्ट ये यूज हो रही होती हैं एंटीबॉडीज बना के। कैसे? एंटीबॉडीज हैं, इंटरफेरोन हैं, ये प्रोटीन्स इन नेचर हैं और बैक्टीरिया और वायरसेस के जो अटैक है उससे बचाती हैं। आप एक टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे कुछ एंटीजेंस की और एंटीबॉडीज की जब आप चैप्टर पढ़ेंगे इम्यूनिटी का। तो जो इम्यूनिटी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है वो एंटीबॉडीज की वजह से होती है और वो एंटीबॉडीज दरअसल प्रोटीन होती हैं, प्रोटीन इन नेचर है। फिर इसके साथ साथ प्रोटीन जो है ये इंटेग्रल पार्ट, लाजमी हिस्सा होता है वायरसेस का और पैथोजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि आजकल नोवेल कोरोना वायरस जो है वायरस की अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसके अंदर आपको एक तो उसका आरएनए या डीएनए मिलता है और प्रोटीन कोट मिलता है। वो जो उसका प्रोटीन कोट होता है ना उसको आइडेंटिफाई किया जाता है एंटीजन के तौर पे। जैसे कि ये यहाँ वाली आप डायग्राम में देख सकते हैं, एंटीजन के तौर पे जो है प्रोटीन कोड को बॉडी आइडेंटिफाई करती है और फिर उसके साथ बाइंड करके एंटीबॉडीज बना लेती हैं उसको ख़त्म करने के लिए। तो जब भी वो बॉडी के अंदर एंटर होगा बॉडी उसको रिकग्नाइज करके उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगी जो कि उस एंटीजन को ख़त्म कर देंगी, वो अपना असर नहीं दिखा सकेगी। इसलिए आप देखते हैं कि 95% या 96% जो कोरोना वायरस का शिकार पेशेंट्स हैं वो ठीक हो जाते हैं बगैर किसी मेडिसिन के, क्योंकि उनकी अपनी बॉडी इम्यूनिटी काम कर रही है। एक नेचुरल मैकेनिज्म काम कर रहा है जो नेचर का बनाया हुआ एक मैकेनिज्म है कि बॉडी आइडेंटिफाई करेगी कि ये बाहर से एक फॉरेन पार्टिकल जिस्म में दाखिल हुआ है, ये जिस्म का अपना नहीं है, बाहर से आया हुआ है, ये जिस्म के लिए नुकसानदेह हो सकता है, मैंने इसको किल करना है। तो उसको किल करने के लिए जो मैकेनिज्म है उसमें जो एंटीबॉडीज इन्वॉल्व हैं वो भी प्रोटीन इन नेचर होती हैं
और यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं ये एक इम्यूनोग्लोबुलिन है। डिफरेंट टाइप्स होती हैं एंटीबॉडीज़ की। वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स आमतौर पे यहाँ ज़्यादा डिफेंसिव मैकेनिज्म के अंदर रोल प्ले कर रही होती हैं। ये एक इम्यूनोग्लोबुलिन की स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आपको ये दिखाया हुआ है जस्ट कि इसमें एंटीजन है, उसकी बाइंडिंग साइट कहाँ पर होगी, कहाँ जाके बाइंड करेगा, हाईलाइट किया हुआ है इसको। तो ये बेसिकली जो स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी की वो भी प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होती हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं डाइटरी प्रोटीन्स। तो इंसान को ज़िंदा रहने के लिए बहुत से न्यूट्रिएंट्स की, बहुत से एलिमेंट्स की ज़रूरत है, जिनमें नाइट्रोजन और सल्फ़र ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं। और ये दोनों ही एलिमेंट्स हमें हमारी डाइट से मिलते हैं थ्रू प्रोटीन्स। और अगर हम 1 ग्राम डाइटरी प्रोटीन का इंटेक करें तो उससे हमें 4.1 किलो कैलोरीज या 4100 कैलोरीज मिलती हैं, क्योंकि 1 किलो इज इक्वल टू 1000। आमतौर पे जब आप कैलोरीज की बात कर रहे होते हैं ना, वो किलो कैलोरीज ही होती हैं एक्चुअली। तो 4.1 किलो कैलोरीज या 4100 कैलोरीज जो हैं वो डाइटरी प्रोटीन से हमें मिलती हैं। और इस पिक्चर में आप ये देख सकेंगे कि डाइटरी प्रोटीन्स का हम इंटेक करते हैं इस तरह से ब्लॉक्स की फॉर्म में, यानी वो स्ट्रक्चर बनी हुई है, जो भी उनकी स्ट्रक्चर है, जो प्रोटीन हम इंटेक कर रहे हैं उसकी डाइजेशन होगी तो ब्रेक डाउन हो जाएगी, उसके कंपोनेंट्स की अमाइनो एसिड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। फिर एक काम तो ये है उस डाइटरी प्रोटीन का कि बॉडी प्रोटीन्स बनाने में रोल प्ले करेगी, जैसा कि एक्टिन, ये नाम लिखा हुआ है, कोलेजन, ये प्रोटीन्स बन जाएंगी। और इसके साथ साथ इससे ग्लूकोज और फैटी एसिड्स भी बन जाएंगे। जो अमाइनो एसिड पूल है, जो यहाँ से अमाइनो एसिड्स निकले हैं, उससे ग्लूकोज भी बनेगा, उससे एनर्जी मिलेगी, फैटी एसिड से भी एनर्जी मिलेगी। एनर्जी प्रोडक्शन डायरेक्टली भी हो सकती है अमाइनो एसिड से, और ग्लूकोज और फैटी एसिड्स के थ्रू भी हो सकती है। उसके अलावा अमाइनो एसिड से नॉन प्रोटीन मालिक्यूल्स भी बनते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन होता है। तो ये कंप्लीट डाइटरी प्रोटीन्स का फंक्शन आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 5th पॉइंट की तरफ हम चलें तो हमारे पास एंजाइम्स आ जाते हैं। एंजाइम्स जो हैं ये भी प्रोटीन इन नेचर हैं, और जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी में हो रहे हैं उनके अंदर एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि उनकी स्पीड को फास्ट कर देते हैं, एज अ कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। इनको हम बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। और ये एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर है, रैंडम प्रोटीन से मिलकर आके ये एंजाइम्स बन जाते हैं। फिर इसके बाद हार्मोन्स। डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं ये प्रोटीन इन नेचर ही होते हैं, और उनका मेटाबॉलिज्म पे बहुत अफेक्ट होता है। हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहे हैं बॉडी की, और उसके साथ साथ रिप्रोडक्शन को भी रेगुलेट कर रहे होते हैं। मेटाबॉलिज्म एज वेल एज रिप्रोडक्शन दोनों को रेगुलेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल आप इसकी इंसुलिन की करेंगे, इंसुलिन की एग्जाम्पल ले लें। इंसुलिन एक प्रोटीन है, और इसकी जो है 2 चेन्स होती हैं, अल्फा एंड बीटा चेन्स, 2 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर ये इंसुलिन का एक मॉलिक्यूल बनता है। और ये जो इंसुलिन है ये हार्मोन रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को, यानी कि बॉडी के अंदर एक ख़ास हद से ज़्यादा ब्लड के अंदर ख़ास तौर पे एक ख़ास हद से ज़्यादा शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देता, उसको यूटिलाइज कर देता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है, जिसे हम शुगर या डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। तो डिफरेंट रिप्रोडक्शन के भी जो हार्मोन्स हैं, मेटाबॉलिज्म के भी जो रिस्पॉन्सिबल हैं हार्मोन्स, वो तमाम प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फूड रिजर्व। जैसे डाइटरी प्रोटीन्स की बात कर रहे थे ना, तो फूड रिजर्व के तौर पे काम करती हैं प्रोटीन्स। मोस्ट पार्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। फ्रूट्स में भी, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम होती है। फ्रूट में भी, वेजिटेबल्स के अंदर भी प्रोटीन्स होती हैं। 10 प्रोटीन्स आर एज स्टोरेज कंपोज्ड। फॉर एग्जाम्पल एल्ब्यूमिन इज स्टोर्ड इन एग वाइट। एग वाइट के अंदर एल्ब्यूमिन है, ये प्रोटीन है।
कैसीन जो है ये मिल्क में प्रेजेंट होती है, ये प्रोटीन है। तो एक ज़ख़ीरे के तौर पे एनर्जी का फूड के अंदर प्रोटीन्स जो हैं वो स्टोर करती हैं एनर्जी को इस फॉर्म में भी। सर्टन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट सेल मेम्ब्रेन बाइंड वाइटामिन हार्मोन्स। बहुत सी प्रोटीन्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन में होती हैं, वाइटामिन हार्मोन्स के साथ बाइंड कर सकती हैं ताकि सेलुलर एक्शन के अंदर अपना रोल प्ले कर सकें जो भी उनका फंक्शन है। तो फ्रूट्स के अंदर इनकी क्वांटिटी निस्बतन कम होती है। वेजिटेबल्स के अंदर चंद एक सोर्सेज हैं, जैसा कि हम बात कर लेते हैं आपसे जो पल्सेस हैं, जो जितने भी दालें हैं और जो फलीदार सब्जियां हैं उनके अंदर प्रोटीन्स की एक अच्छी क्वांटिटी मौजूद होती है। इसके अलावा बाकी आपको इतनी ज़्यादा क्वांटिटीज़ बाकी वेजिटेबल्स में नहीं मिलेगी। इसका ज़्यादा सोर्स हम एनिमल से ही हासिल कर, एनिमल सोर्स है, जैसे कि आपके पास मिल्क है, एग्स हैं, मीट है, वो इसका ज़्यादा अच्छा सोर्स होती हैं। तो ये 7 पॉइंट्स ही हम आज डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन करना है किसी ने तो कर सकते हैं। मैं अब आपको अलाउ कर देता हूँ, कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।